नमस्ते, गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं प्रकरण लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वो भारतीय इतिहास में बहुत अधिक महत्व रखता है। वो है मुगल काल। मुगल काल से बारे में कई बार प्रश्न आरपीएससी है, यूपीएससी है, पटवारी है, ग्राम सेवक के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि मुगल काल क्या है। इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। अरे इंसान चाहे तो अपनी तकदीर बदल सकता है। इन टूटे हुए झोपड़ों को महलों में बदल सकता है। अरे इन टूटे हुए झोपड़ों को महलों में बदल सकता है। चले मुगल काल। मुगल काल, मुगल काल के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। मुगल काल, मुगल वंश। मध्यकालीन इतिहास में एक सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज मुगल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मुगल वंश का जो शासन है वो 1526 से लगाकर 1707 ईस्वी तक रहता है। मुगल वंश का जो टाइम पीरियड है वो 1526 से लेकर 1707 ईस्वी तक रहता है। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया, इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई और इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा। और इस युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल, ये इतिहास में एक पहला अवसर आता है जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक लोदी वंश का शासन इब्राहिम लोदी, जो युद्ध भूमि के अंतर्गत मारा जाता है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अगर हम बात करें मुगल वंश की तो ये मुगल शब्द है, मुगल शब्द है, मुगल है शब्द वो लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के मुगल शब्द है वो लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है। किससे बना है? मोंग शब्द से बना है और जिसका अर्थ होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है, बहादुर होता है। क्योंकि मुगल के वंश के जितने भी सुल्तान थे बहादुर थे, तभी तो दिल्ली के शासन पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। मुगल शब्द है लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है बहादुर। मुगल वंश के अंतर्गत कई सुल्तान उन्होंने दिल्ली पर, मुगल अपना जो शासन है वो दो जगहों से संचालित करते थे, एक दिल्ली और दूसरा है आगरा। इसमें कई सुल्तान हुए। हम सुल्तानों के बारे में अगर हम बात करें तो मुगल वंश के सुल्तानों के बारे में अगर हम बात करें तो जो पहला जो शासक था वो था बाबर। कौन था? बाबर। और इस बाबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1526 से लगाकर 1530 ईस्वी तक रहता है। ये बाबर का टाइम पीरियड है, जो दिल्ली पर शासन करता है। उसके बाद में उसका बेटा हुमायूं है, वो शासन करता है। और इस हुमायूं एक ऐसा, मुगल काल में एक ऐसा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। पहला उसका शासन है वो 1530 से लगाकर 1540 में, और फिर दूसरा उसका राज्याभिषेक 1555 से लगाकर 1556 में। अभी आप कहेंगे कि इस हुमायूं के बीच में ऐसा कौन सा शासक आया, तो वो था द्वितीय अफगान शासक शेरशाह सूरी। शेरशाह का शासन रहा। किसका? शेरशाह। और इसी शेरशाह का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक रहता है। 1540 से लगाकर 1545 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद में अकबर का शासन हुआ। किसका? अकबर। और अकबर का जो टाइम पीरियड रहता है वो 1556 से लगाकर 1605 ईस्वी तक वो शासन
करता है। कितने? 1605 ईस्वी तक। फिर इसके बाद में अकबर के बाद में सलीम शासक बनता है, जहांगीर के नाम से जाना जाता है। और इस जहांगीर का जो शासन है वो 1605 ईस्वी से लगाकर 1627 ईस्वी तक रहता है। जहांगीर के बाद में जो शासक बनता है वो शासक हैं शाहजहां। कौन थे? शाहजहां शासक बनता है। और इस शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो 1627 ईस्वी से लगाकर 1658 ईस्वी तक ये शाहजहां शासन करता है। शाहजहां के बाद में उस औरंगजेब शासक बनता है। कौन? औरंगजेब। और इस औरंगजेब का जो शासन है वो 1658 ईस्वी से लगाकर 1707 ईस्वी तक रहता है। और 1707 ईस्वी में मुगलों के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद मुगल वंश है वो पूरी तरह से पतन की गर्त के अंतर्गत चला जाता है। और वहां पर कई अयोग्य शासक देखने को मिलते हैं। जैसे अपन अयोग्य शासक की बात करें, जैसे बहादुर शाह है, अकबर द्वितीय है, रोशन अख्तर है, रब्दुल्ला खां है और मोहम्मद शाह रंगीला है। कई शासक। और अंतिम मुगल जो शासक था, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? वो था बहादुर शाह द्वितीय। कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने के कारण उसे भारत से बाहर रंगून की जेल के अंतर्गत भेज दिया गया। और वहीं पर 1862 ईस्वी के अंतर्गत बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई और उसे वहां पर दफनाया गया था। मुगल वंश की अगर हम बात करें, अभी पहले मुगल वंश के शासक बाबर के बारे में अगर हम बात करेंगे कि मुगल वंश के जो संस्थापक कौन थे? बाबर। अब हम बाबर की बात करें। पहले शासक बाबर की अगर हम बात करें, बाबर है वो मुगल वंश के क्या थे? संस्थापक थे। क्या थे? आपका प्रश्न आ जाए कि मुगल वंश के जो संस्थापक कौन थे? वो थे बाबर। कौन थे? बाबर। और अगर प्रश्न आ जाए कि मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे? वो थे अकबर। मुगल वंश का जो वास्तविक संस्थापक अकबर था। इतिहास में जानकारी मिलती है कि बाबर का जन्म है, इतिहास में जानकारी मिलती है कि जो ये बाबर का जो जन्म है वो मध्य एशिया के बाबर का जन्म मध्य एशिया के ट्रांस आक्शियाना रियासत के फरगना नामक स्थान पर हुआ था। बाबर का जन्म है वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। इतिहास कई लोग कहते हैं या इतिहासकारों का कहना है कि बाबर है वो अपने माता पिता के लिए एक वैलेंटाइन डे का क्या था? गिफ्ट था। क्या था? उपहार था। बाबर के पिता का नाम मिर्जा उमर शेख था। क्या नाम था? मिर्जा उमर शेख। माता का नाम कुतुल निगार खां, कुतलुग निगार खां माता का नाम था। और उसकी जो पिता की उपाधि थी वो थी मिर्जा की। उमर शेख और कुतुल निगार खां से बाबर का जन्म हुआ और इस बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। जहीरुद्दीन बाबर का पूरा नाम था।
मुगल वंश का संस्थापक बाबर। बाबर का जन्म मध्य एशिया के ट्रांसआक्शियाना के फरगना नामक स्थान पर 14 फरवरी 1483 को। इसके पिता का नाम मिर्जा उमर शेख, मिर्जा उसकी पैतृक उपाधि थी, और माता का नाम कुतुल निगार खां था। वो वैलेंटाइन डे के दिन उत्पन्न यानी पैदा हुआ था, जन्म हुआ था। चलो आगे इतिहास में बाबर के बारे में उल्लेख मिलता है, या कुछ किंवदंतियां बाबर के बारे में हैं। इसके बारे में अगर हम बाबर मात्र 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत, 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत प्रत्येक कला की, युद्ध कला में निपुण हो चुका था। प्रत्येक युद्ध कला में वो क्या हो चुका था? युद्ध कला में निपुण हो चुका था, मात्र 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत। वो 7 वर्ष की आयु में सारे दिन लड़ाई, दंगे, झगड़ों में व्यस्त रहता था। एक दिन बाबर के पिता उमर शेख को अपने बेटे को लेकर टेंशन होने लगी, और उमर शेख ने बाबर को बुलाया और बाबर से कहा कि देख बेटा, मैं मानता हूं कि प्रशासन चलाने के लिए युद्ध कला आना बहुत आवश्यक है, लेकिन युद्ध कला के साथ साथ तुझे प्रशासनिक कला भी आना बहुत जरूरी है। तुझे जनता को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। शासन चलाने के लिए युद्ध कला के साथ प्रशासनिक कला भी आनी बहुत जरूरी है। इस लेकर बाबर ने अपने पिता उमर शेख को उत्तर दिया, प्रति उत्तर में उत्तर दिया, देखो पिताजी, आपका जो ये फरगना ये मेरे एक जूती के बराबर भी नहीं है। मैं उस आपके फरगने को जूती के बराबर भी नहीं मानता, और मेरी आंखें तो उत्तर पूर्व में भारत देश को देखती है। किसकी? मेरी आंखें तो उत्तर पूर्व के अंतर्गत एक भारत देश है, उसको देखती हैं, उसको जीतने का सपना देखती हैं। जो बालक मात्र 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष को जीतने का हौसला रखता है या सपना देखता है, ऐसा बालक आने वाले समय में कुछ न कुछ तो जरूर बनेगा, ये तो बहुत पक्का है। उसी समय बाबर के पिता उमर शेख की 1494 ईस्वी को मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उस समय बाबर की जो आयु है वो 11 वर्ष की थी, और इसी 11 वर्ष के अंतर्गत बाबर का राज्याभिषेक हुआ। बाबर का राज्याभिषेक मात्र 11 वर्ष की आयु में 1494 में फरगना में हुआ था। कहां पर? फरगना में उसका राज्याभिषेक हुआ था। कई बार प्रश्न आता है कि बाबर का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? 1494 में मात्र 11 वर्ष की आयु के अंतर्गत 1494 में बाबर का राज्याभिषेक फरगना नामक स्थान में पे हुआ था। आगे और जानकारी प्राप्त होती है बाबर के बारे में। इतिहास में उल्लेख मिलता है बाबर के बारे में कि बाबर मात्र 7 वर्ष की आयु में पूरे भारतवर्ष को देखने का सपना देखता है। 1494 में वो शासक बनता है, और उसका सपना क्या था? भारत के उत्तर पूर्व को जीतना, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और वो उत्तर पूर्व में जाने की बजाय उत्तर पश्चिम में चला जाता है। उत्तर पश्चिम में जब ये शासक बना तो वो साम्राज्य विस्तार तो जरूर करेगा। वो जाना तो था उत्तर पूर्व में भारत देश को जीतने के लिए, लेकिन रास्ता भटकते हुए वो उत्तर पश्चिम में चला जाता है। और उस समय उत्तर पश्चिम के राज्य जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान के ऊपर वो ये बाबर आक्रमण करता है। उत्तर पश्चिम की ये प्रमुख रियासत थी, यहाँ पर अभियान चलाता है बाबर। उत्तर पश्चिम की जो खतरनाक रियासत थी उज्बेकिस्तान, और उज्बेकिस्तान के सुल्तान का एक सेनापति था जिसका नाम था शेवानी खां। क्या नाम था? शेवानी खां।
क्या नाम? शेरवानी खां, उज्बेकिस्तान का सेनापति था शेरवानी खां। और इसी बाबर और शेरवानी खां के मध्य एक युद्ध होता है जिसका नाम था ये बाबर उज्बेकिस्तान पर अभियान चलाता है, वहां का शासक शेरवानी खां है, और इन दोनों के मध्य युद्ध होता है, इतिहास में प्रसिद्ध है सरायपुल का युद्ध। सरायपुल का युद्ध 1507 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1507 ईस्वी में उज्बेकिस्तान के सेनापति शेरवानी खां और बाबर के मध्य सरायपुर का युद्ध लड़ा गया, और इस युद्ध में बाबर की पराजय हुई और शेरवानी खां की विजय हुई। और इस युद्ध में यही शेरवानी खां हैं, वो बाबर की बहन को उठाकर लेकर चला जाता है उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर उज्बेकिस्तान में ही यही शेरवानी खां बाबर की बहन के साथ करता है निकाह, और ये बाबर का क्या हुआ? जीजा। क्या हुआ? जीजा। आगे इतिहास में उल्लेख मिलता है 1494 में उज्बेकिस्तान के शेरवानी खां के मध्य सरायपुर का ऐतिहासिक युद्ध 1507 ईस्वी के में लड़ा गया था। चले, यही बाबर है 1494 से लगाकर, जब वो शासक बना 1494 से लगाकर 1494 से लगाकर 1494 से यही बाबर हैं, वो 1494 से लगाकर 1507 1494 से लगाकर 1507 ईस्वी तक लगातार वो उत्तर पश्चिम के राज्यों को जीतने के लिए अभियान चलाता है, और इस अभियान में उसके 13 वर्ष बीत जाते। कितने वर्ष बीत जाते हैं? और इन 13 वर्ष में इस बाबर की 3-3 शादियां हो जाती है। कितनी? 3-3 शादियां भी हो जाती हैं। और इन 13 वर्ष के अंतर्गत न तो उसके साम्राज्य का विस्तार होता है, और न ही परिवार का विस्तार होता है। क्या होता है? परिवार का विस्तार होता है। न तो साम्राज्य का विस्तार हुआ, न परिवार का विस्तार हुआ। बाबर की यहाँ पर आप अपनी विडंबना देखें, न तो साम्राज्य के विस्तार हुआ है, न परिवार का विस्तार हुआ है। 13 वर्ष बीत चुके हैं, 3-3 शादियां हुई हैं, बहुत बाबर दुखी हैं। इसके बाद में ये बाबर हैं, वो 1507 के अंतर्गत अपनी पैतृक उपाधि मिर्जा को तो त्यागता है और एक उपाधि धारण करता है। वो उपाधि है, वो है पादशाह की। किसकी उपाधि? वो उपाधि पादशाह की धारण करता है। ये पादशाह है, वो तुर्की भाषा का शब्द है। अगर इसका फारसी में रूपांतरित किया जाए तो पादशाह का अर्थ होता है बहादुर। अब बादशाह क्या होता है? इसका फारसी में रूपांतरण किया जाए तो पादशाह का अर्थ होता है बादशाह। क्या होता है? बादशाह। ये तुर्की भाषा का शब्द है। इसी उपाधि का कमाल देखो बाबर के, और ये उपाधि धारण करने के बाद बाबर को एक पुत्र मात्र, केवल मतलब जैसे ही उपाधि उसने धारण की तो 9 महीने के बाद में ये उपाधि धारण की तो मात्र 9 महीने के बाद उसको एक पुत्र उत्पन्न होता है। कितने? 9 महीने के बाद एक पुत्र, और इस पुत्र का नाम बाबर रखता है हुमायूं। क्या रखता है? हुमायूं। और हुमायूं का अर्थ होता है भाग्यशाली। यही हुमायूं एक दिन बाबर के लिए एक भाग्यशाली सिद्ध होता है। हुमायूं का जन्म हुआ, उसके एक पुत्र हुआ हुमायूं का नाम रखा भाग्यशाली। क्या रखा? भाग्यशाली। और यही हुमायूं एक दिन बाबर के लिए भाग्यशाली सिद्ध होता है। क्या होता है?
सिद्ध होता है। जैसे ही यहाँ पर हुमायूं का जन्म होता है, उधर उज्बेकिस्तान के शासक और उसके सेनापति शेरवानी खां, इसका सेनापति शेरवानी खां को लेकर कुछ उज्बेकिस्तान शासक और शेरवानी खां के मध्य मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं और उज्बेकिस्तान का शासक शेरवानी खां को अपने राज्य से निकाल देता है। अब शेरवानी खां के लिए अब जाए तो कहाँ जाए, एक ही रास्ता है, वो है बाबर। और शेरवानी खां एक बार सोचता है कि अगर मैं बाबर के पास जाऊं तो बाबर मेरी सहायता क्यों करेगा भाई, क्योंकि बाबर की तो मैं बहन उठा के लेके आया हूं, वो तो मेरी सहायता नहीं करेंगे। फिर भी वो डरता हुआ बाबर के पास में जाता है शेरवानी खां और बाबर से आग्रह करता है, बाबर से कहता है कि देख भाई, तू मान न मान, मैं तेरा मेहमान, तू मुझे मान या न मान, फिर भी मैं लोगों की नज़र में तो तुम्हारा जीजा ही कहलाऊंगा भाई, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तू मान। तो बाबर क्या कहता है शेरवानी खां से कि जीजा जी आप ऐसी बात क्यों करते हो, मैं आपका ही इंतजार कर रहा हूँ, आपका तहे दिल से स्वागत है। और इसी प्रकार बाबर को एक साथ यानी बाबर को प्राप्त होता है शेरवानी खां, और यही शेरवानी खां बाबर को 2 युद्ध कला सिखाता है। वो कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेरवानी खां इसी प्रकार इसकी मित्रता हुई शेरवानी खां के सेनापति, और बाबर को पता है कि मुझे आज तक जिसने 1494 से लगाकर 1507 ईस्वी तक आज तक अगर मुझे किसी ने टक्कर दी है तो वो शेरवानी खां ने दी है। और इसी शेरवानी खां से बाबर को 2 युद्ध कला, ये शेरवानी खां बाबर को 2 युद्ध कला सिखाता है। वो युद्ध कला है, एक तो है तुलुगमा युद्ध पद्धति, तुलुगमा युद्ध पद्धति कौन सी सिखाता है, तुलुगमा युद्ध पद्धति सिखाता है। और दूसरी तोपखाना युद्ध पद्धति, तोपखाना सिखाता है। ये तुलुगमा युद्ध पद्धति है, ये उज्बेकिस्तान की देन है। किसकी देन है, वही बार प्रश्न है, तुलुगमा युद्ध पद्धति किस देश की देन है। और तोपखाना किसकी देन है, ईरान की देन है। तोपखाना के अंदर बंदूक है, तोपसी है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तोपखाना किसकी देन है, ईरान की। कई बार परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। और तुलुगमा युद्ध पद्धति किसकी देन है, उज्बेकिस्तान। और यही शेरवानी खां से बाबर शेरवानी खां को 2 युद्ध कला सिखाता है। इसी प्रकार बाबर शेरवानी खां के साथ से संपूर्ण उत्तर पश्चिम में अपना आधिपत्य स्थापित करता है। और उत्तर पश्चिम की सभी शक्तिशाली रियासत काबुल है, समरकंद आदि उत्तर पश्चिम की राज्यों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है, संपूर्ण उत्तर पश्चिम। फिर भी उसको अपना सपना जो 7 वर्ष की आयु के अंतर्गत देखा था वो अभी उसको याद नहीं आ रहा है भाई। उसी समय एक घटना होती है, उसी समय यहां पर एक घटना होती है कि भारत का एक राज्य है, प्रांत है, वो है पंजाब। और पंजाब में 2 राज्य हैं, पंजाब प्रांत था और पंजाब में 2 गांव हैं, जिसका नाम, एक का नाम है भेरा और दूसरे का नाम है बाजोर। क्या है, बाजोर। इस भेरा और बाजोर में एक जाति रहती है जिसका नाम था यूसुफजाई जाति। क्या नाम था, यूसुफजाई जाति। ये यूसुफजाई जाति है, वो बाबर के जो राज्य हैं उसके आसपास के क्षेत्र में रात्रि के समय लूटपाट करने का काम करती है। जैसे ही रात हो जाती है लूटपाट करती है रात्रि के समय में, जिससे वहाँ की जनता बहुत परेशान है इन यूसुफजाई से। एक दिन यही जनता अपने शासक बाबर से आग्रह करती है कि मुझे इन यूसुफजाई जातियों से हमारी रक्षा करें। उसी समय बाबर इन यूसुफजाई जातियों के विरुद्ध एक अभियान चलाता है 1519 के अंतर्गत। और इसमें
1519 में ये इशू बजाई जाती हैं, वो मराठा और पिंडारियों की तरह लूटपाट करने का काम किया करती थी रात्रि के समय, इसलिए वो एक लुटेरे की श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। 1519 में यूसुफ जाई और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ जिसका नाम भेरा का या बाजोर का युद्ध कहा जाता है। भेरा का युद्ध व बाजोर का युद्ध कहा जाता है। भेरा का युद्ध और बाजोर का युद्ध 1519 के अंतर्गत हुआ था। यह पहला एक अवसर आया कि संपूर्ण हिंदुस्तान में सबसे पहला तोपों और बारूदों का उपयोग सबसे पहले भेरा और बाजोर के दुर्ग के अंतर्गत किया गया था। हिंदुस्तान में सबसे पहले तोपखाना और बारूद का प्रयोग किस युद्ध के अंतर्गत किया गया था? वो बाजोर और भेरा दुर्ग के अंतर्गत 1519 के अंतर्गत किया गया। इसी प्रकार यूसुफ जाई जाति का दमन हो गया। यहाँ पर बाबर 1519 से लगाकर 1524 ईस्वी तक 4 वर्ष तक इन जातियों का दमन करता है। 4 वर्ष तक उन पे अभियान चलाता है और इनके ऊपर अभियान चलाता है, जीतता है इस बाजोर भेरा को, लेकिन यहाँ से लूटपाट करके पुनः चला जाता है। और एक दिन अचानक उसको अरे यार, मुझे तो यहाँ ही आना था, इस भारत पर ही आना था, मेरे 7 वर्ष का सपना है। अचानक मुझे याद आता है बाजोर और भेरा कि भाई मुझे तो यहीं आना है, भारत को जीतना है, कि मैं तो भारत के अंतर्गत आ गया। लेकिन उसको भारत का केंद्र पता नहीं था कि किस जगह से मैं आक्रमण करूं और किस जगह से अगर मैं आक्रमण करूं कि भाई वहाँ मैं भारत पर अपना अधिपति, उसको केंद्र पता नहीं होने के कारण वो बाजोर और भेरा से लूटपाट करके चला जाता है। और जो लूटपाट करता है वो लुटेरे की श्रेणी के अंतर्गत आता है। चलो, ये बाजोर और भेरा, अगर हम भारत के केंद्र की अगर हम बात करें तो भारत के केंद्र की में इस समय भारत का जो केंद्र था, भारत का जो केंद्र था वो था दिल्ली। क्या था? दिल्ली और आगरा। क्या था? भारत पर उस समय 2 जगह से शासन संचालित होता था, एक दिल्ली और आगरा। और यहाँ पर जो एक शासक था, लोधी वंश का शासक इब्राहिम लोधी शासन करता था। कौन करता था? इब्राहिम लोधी का शासन था दिल्ली पर। और इसी इब्राहिम लोधी का एक तो आलम शाह, इब्राहिम लोधी के 2 दुश्मन थे, 2 शत्रु थे। एक तो उसका चाचा, इब्राहिम लोधी का चाचा आलम शाह, और दूसरा है दौलत खां लोधी। दौलत खां, ये दोनों इब्राहिम लोधी के शत्रु थे। ये पंजाब का क्या था? सूबेदार था। क्या था? पंजाब का सूबेदार। आलम शाह था वो इब्राहिम लोधी का क्या था? चाचा। ये आलम शाह इब्राहिम लोधी को मारकर दिल्ली का शासक बनना चाहता था। ये दौलत खां है, वो उसका एक सूबेदार था। और सूबेदार और मजदूर हमेशा यही चाहता है भाई कि मैं कितने दिन नौकर रहूंगा, ये भी शासक बनना चाहता था। दोनों की एक जैसी सोच और एक जैसी सोच रहती है तो उस दोनों में दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती है, मित्रता हो जाती है कि ज्ञानी से ज्ञानी मिले, नीर से नीर मिले और नीस से नीस मिले। एक जैसी सोच वाले लोग होते हैं, बहुत जल्दी मित्र बन जाया करते हैं। चलो, दोनों ने कहा कि भाई अब अगर हम दोनों एक हो जाते हैं तो एक तो दिल्ली पर शासन करेगा और एक आगरा पर। हम इब्राहिम लोधी को कैसे अपने रास्ते से हटाए, दोनों प्लान शुरू कर देते, प्लानिंग बनाना शुरू कर। आलम शाह दौलत खां लोधी से कहता है कि भाई, ये दौलत शाह आलम शाह से कहता है कि ये आलम शाह कहते हैं क्यों नहीं हम डायरेक्ट इब्राहिम लोधी के ऊपर आक्रमण करें और उसको यहाँ से हटा देते हैं। पहला प्लानिंग उसने बनाया और दौलत खां लोधी ने आलम शाह से कहा कि तुम्हारे पास कितने सैनिक है? तो उसने आलम शाह ने कहा कि भाई मेरे पास तो 20,000 सैनिक है। और तेरे पास कितने हैं? 20,000 सैनिक। कितने हुए? 40,000। और इब्राहिम लोधी के पास में कितनी सेना है? 5 लाख। अरे भाई, कहाँ 40,000 और कहाँ 5 लाख? क्या हम इसका मुकाबला कर सकते हो? नहीं। ये पहला आइडिया उनका
फेल हो गया दौलत खां और आलम शाह का। दूसरा आइडिया आलम शाह कहता है, दूसरा आइडिया लगाता है, क्यों नहीं हम किसी की मदद ले ले। क्या ले? मदद, यानी सहायता ले ले। इनकी सहायता से हम इब्राहिम लोदी को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। अभी संपूर्ण भारतवर्ष में उन्होंने दृष्टि डाली और संपूर्ण भारतवर्ष में दृष्टि डालने के बाद विचार किया तो उन्हें एक ही आदमी मिला, वो था राणा सांगा। कौन था? राणा सांगा। और यही राणा सांगा है वो इब्राहिम लोदी को 2 बार युद्ध के अंतर्गत हरा चुका था। जो पहला युद्ध था 1517 के अंतर्गत खातौली का युद्ध और 1518 के बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इसी राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 बार परास्त कर चुका है। अगर ये आदमी अगर अपनी सहायता करे तो हम इब्राहिम लोदी को यहां से हटा सकते। एक बार दोनों इस्लाम के ऊपर गौर करते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर राणा सांगा अपनी मदद क्यों करेगा, ये तो 2 बार भाई हरा चुका है, ये अपनी मदद नहीं करेगा। दूसरा आइडिया भी उनका क्या हो गया? फेल। तीसरा आइडिया, ये दोनों मिलकर तीसरा आइडिया लगाते हैं भाई दौलत खां। या आलम शाह दौलत खां से कहता है कि क्यों नहीं हम एक भाड़े का गुंडा मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं? भाड़े का गुंडा मंगवाते हैं, भाड़े का गुंडा। फिर दौलत खां उछलकर बोला, चलो अब मैं सेट कर दूंगा मामला, अब टेंशन नहीं है किसी बात की। लेकर मेरे इस पंजाब प्रांत में एक लुटेरा आता है, इतना भयंकर लूटपाट करता है कि बात ही उसने 1519 से लगाकर 1424 में 4 बार पंजाब के बहरा और बाजौर पे आक्रमण किया, बहुत आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट करता है, क्यों नहीं हम उसको बुलाए भाई। दोनों ने कहा अब ठीक है ये मामला। उन्होंने जैसे ही आलम शाह और दौलत खां ने, आलम शाह ने कहा चलो भाई इसको फ़ोन लगाओ, तो दौलत खां फ़ोन नंबर तो नहीं है मेरे पास, इसका एड्रेस जरूर है, तो चलो उसके ऊपर एड्रेस। और इसी दौलत खां और आलम खां लोदी ने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार कंपटीशन की एग्जाम की। बाबर को भारत में आने का निमंत्रण किसने दिया था? दौलत खां लोदी और आलम शाह ने बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। उन्होंने बाबर को पत्र लिखा, देख भाई हमारे इस दिल्ली पर एक शासन है, वह लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी का है। तुम इब्राहिम लोदी को मारने में हमारी सहायता करो और हमें एक को तो दिल्ली दे दो और एक को आगरा दे दो, 2 जगह से शासन संचालित होता है। और इसके बदले में हम आपको जितने दिन चाहे उतने दिन दिल्ली में लूटपाट करने की आपको देंगे छूट। बाबर इब्राहिम आलम शाह लोदी और दौलत शाह लोदी की बात को मान लेता है और भारत में लूटपाट करने के लिए अपनी सेना को लेकर आता है बाबर। यही बाबर अपनी संपूर्ण सेना के साथ में भारत के लिए रवाना हो जाता है। फिर उसके दिमाग में पुनः एक बात आती है कि मैं जिसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूँ उसकी स्थिति के बारे में तो मुझे जानकारी होनी चाहिए। वो पुनः पत्र लिखता है, ये बाबर आलम शाह लोदी आलम शाह को पत्र लिखता है, आलम शाह और दौलत खां को पत्र लिखता है और कहता है कि भाई मैं जिसके ऊपर आक्रमण करने जा रहा हूँ उसकी स्थिति तो बताओ। तो उसने कहा कि बस कुछ नहीं है, 5 लाख उसके पास सैनिक हैं। बाबर ने कहा क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो क्या? आज के बाद में मुझे भाई नहीं बोलना आक्रमण करने के लिए, मेरे पास मात्र 20,000 सैनिक है, कहाँ 5 लाख सैनिक है भाई, अभी मैं तो नहीं। तो दौलत खां लोदी और आलम शाह लोदी कहते हैं कि आप मुझे खुद क्या दौलत खां लोदी तुम टेंशन क्यों लेते हो, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अगर तुम मेरी सहायता करते तो मुझे क्यों बुलाते? फिर उन्होंने कहा कि आलम शाह लोदी और दौलत शाह लोदी ने कहा ये आइडिया भी अपना फेल हो गया है। फिर भी दोनों ने कहा कि हमारे हिंदुस्तान में एक शासक हैं राणा सांगा। कौन है?
राणा सांगा। अगर ये राणा सांगा बाबर अगर आपकी सहायता करे सांगा, तो आपको इब्राहिम लोदी को हराने से कोई नहीं रोक सकता। अगर राणा सांगा में बाबर नामक के सापेक्ष में अगर हम बात करें तो राणा सांगा इतना महत्वाकांक्षी शासक था, न कि भारत देश न राजस्थान, पूरे विश्व को जीतने की महत्वाकांक्षा रखता था। और ऐसा व्यक्ति क्या किसी की सहायता करेंगे। लेकिन बाबर ने पत्र राणा सांगा को लिखा और ये राणा सांगा बाबर की बात को मानता है। क्या मानता है? बाबर की बात को मानता है। और बाबर अपनी सेना लेकर पानीपत, हरियाणा के पानीपत मैदान के अंतर्गत आता है। हरियाणा के ये बाबर अपनी संपूर्ण सेना के साथ में बाबर है। ये अपनी सेना के पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत जो हरियाणा में है, प्रथम युद्ध जो पानीपत है वो हरियाणा के अंतर्गत है। यहाँ अपनी विशाल सेना लेकर आता है। यहाँ पर आने के बाद ये बाबर हैं वो अपना मैदान सजाता है, कुछ खाया खुदवाता है, कुछ तोप खाने, और यहाँ पर ये बाबर अपनी सेना लेकर यहाँ पर उसमें 2 तोपसी लेकर आता है। 2 तोपसी लेकर आता है। और तोपसी में था एक तो उस्ताद अली और दूसरा है मुस्तफा अली। अपनी सेना यहाँ पर मैदान सजाता है। बाबर राणा सांगा का इंतजार करता है। क्या करता है कि राणा सांगा आए 2 दिन 3 दिन बीत गए, लेकिन राणा सांगा तो आया ही नहीं। यहाँ से बाबर से पत्र व्यवहार करने के बाद वो अपने दरबार में अंतर्गत आता है और अपने दरबारियों से राणा सांगा बात करता है कि एक विदेशी यात्री बाबर के रूप में भारत में आएगा, वो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध आएगा, इसमें हम उनकी सहायता करेंगे और सहायता करने के उपलक्ष्य में वो हमें 1/2 देगा। क्या देगा? और दरबारियों ने कहा कि आप उसको 1/2 दे नहीं रहा है, वो 1/2 हमसे ले रहा है, क्योंकि हम तो इब्राहिम लोदी को 2 बार पहले भी युद्ध में हरा चुके हैं। ठीक है, तो उन्होंने वहां जाने से बिल्कुल मना कर दिया। और पानीपत का जो युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 के ईस्वी को लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बारे में और खानवा के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक इस वीडियो के ऊपर मुझे प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।